दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग लेखपाल का ही सेट नंबर 4 लगाएंगे और इसको हम लोग अच्छे से जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं अच्छे से हम लोग लगाएंगे। और उसके बाद देखिए कि एक मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है एंड साइंस है, तो इनमें हम लोग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसकी सीरीज एक नई आने वाली है, तो नई सीरीज में केवल डेडिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे पॉलिटी पे सीरीज आई है तो केवल पॉलिटी पे ही क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री पे आई है तो केवल हिस्ट्री पे होंगे। उससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट में कमांड आएगा और एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। तो देखो इसमें तो हम लोग 1,500 से ऊपर ही 2,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, पर 1,500 से कम नहीं होंगे। और साइंस में तो हम लोग 4,000 से भी क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो उसके साथ ही थ्योरी याद होगी, और थ्योरी का भी वीडियो बराबर आएगा। और कल आएगा एक थ्योरी का वीडियो पल्लव वंश का। तो पल्लव वंश का कल एक वीडियो आएगा। पहले हम लोग साउथ इंडिया ख़त्म करेंगे और फिर प्राचीन भारत से चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चनों का इतना कमांड और थ्योरी का इतना डेडली मिक्सचर बनाएंगे कि आप लोगों को जीएस से डर नहीं लगेगा। कोई भी एग्जाम होगा, आपको केवल जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? तो ये कह रहा है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इनको क्या कहा जाता है? तो पहला देखो है ऑप्शन समभारी कहा जाता है, दूसरा है कि समावैवी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है समस्थानिक कहा जाता है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन तक पहुंचने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो देखो क्या है कि जैसे मान लो 6C12, ये एक कार्बन एटम है। और इसको डिनोट करने का तरीका ये है कि ये 6C12 लिखा जाता है। तो 6 क्या है? 6 को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और ये 12 जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परमाणु भार। इंग्लिश में इसको परमाणु क्रमांक को कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको कहते हैं परमाणु भार को कहते हैं मास नंबर। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो ये दो चीज़ें हो गई। इसको डिनोट किया जाता है जेड से और इसको डिनोट किया जाता है ए से। और समझना बात को, 6C12 ये लिखा गया है। अगर इसमें ये कहा जाए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या होगी 6। जो ये नीचे लिखा रहता है यही हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कहा जाए तो सॉरी, ये अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो देखो प्रोटॉनों की संख्या हो गई 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। जो ये 6 होता है यही इलेक्ट्रॉनिक की भी संख्या हो जाती है। पर एक चीज़ याद रखना कि ये चार्ज एटम नहीं होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर माइनस माइनस या प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, ये न्यूट्रल होना चाहिए। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं साइंस के वीडियो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कहा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ये 12-6। तो 12-6 ये कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जिसमें परमाणु क्रमांक, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा डी, समस्थानिक। ठीक है, तो जैसे एक ऑप्शन समझो 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीनों जो हैं वो हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम के ही समस्थानिक हैं। पहले को कहा जाता है प्रोटियम, दूसरे को कहा जाता है, इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम, और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। ठीक है, तो ट्राइटियम। अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कहो तो कितनी हो गई? 1H1 में 0 हो गई है। अगर इसमें 1H2 में तो इसमें 1 हो गई न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर इसमें कहा जाए 1H3 में तो इसमें देखो 1H3 में 3 - 1 2 हो गई। ठीक है, तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या सब में अलग अलग है, पर देखो 1H1 में 1 नीचे है, इसमें भी 1 नीचे है और इसमें भी 1 नीचे है। तो इस तरह से देखो परमाणु क्रमांक इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या इसमें बराबर हो गई तो इसको कहा जाएगा समस्थानिक। देखो समस्थानिक ये हो गया। और अगर जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो उसको कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। ठीक है,
और देखो समभारी किसको कहा जाता है, तो समभारी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार, और समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो समभारी क्या होता है कि जिसमें परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है, मतलब ये जो नीचे वाला देख रहे हो, जैसे 1H1 है, तो ये जो नीचे वाला देख रहे हो, तो ये जो नीचे है ये हो गया परमाणु क्रमांक और ये हो गया परमाणु भार। ठीक है, तो 1H1 में ये हो गया परमाणु भार, तो जिसमें ये तो अलग अलग हो पर ये सेम हो तो उसको कहा जाता है समभारिक। ठीक है, तो साइंस का वीडियो अभी आएगा तो अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब देखो सबसे बड़ा पॉइंट सुनो कि ये क्या है, मतलब समस्थानिक का यूज कहाँ पे होता है। तो समस्थानिक का देखो उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो समस्थानिक का जो उपयोग है वो बहुत सारी जगह होता है। जैसे मान लो किसी भी कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात करनी है, कार्बनिक पदार्थ की आयु। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कि जैसे कोई रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी आयु ज्ञात करनी है, कोई पेड़ है बहुत पुराना पेड़ है उसकी आयु ज्ञात करनी है, कोई चट्टान है तो चट्टान की भी आयु आइसोटोप के द्वारा प्राप्त की जाती है। दूसरा इसका क्या काम है, परमाणु भट्टी में यूरेनियम का उपयोग होता है। तो परमाणु भट्टी में जैसे यूरेनियम 235 है, इसका उपयोग परमाणु भट्टी में होता है। इससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। जो बिजली बहुत जगह आती है, बिजली उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसमें एक परमाणु से भी, यूरेनियम से भी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ठीक है, तो इसका उपयोग होता है यूरेनियम 235 का। अब देखो कैंसर के उपयोग, कैंसर की बीमारी में कोबाल्ट 60, ये कोबाल्ट 60 इसका उपयोग भी होता है समस्थानिक का इसका। ठीक है, तो इस तरह से घेंगा रोग में होता है। तो घेंगा रोग में जो है आयोडीन के समस्थानिक होता है एक आयोडीन 131, तो इसका उपयोग होता है घेंगा रोग में। जब आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो उससे घेंगा रोग हो जाता है। उससे क्या होता है कि गले में एक बॉल जैसा नीचे लटक जाता है, उसको घेंगा रोग कहते हैं। और उसमें किसी भी बच्चे की या किसी भी मनुष्य की जो दिमाग होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है समस्थानिक का। तो पहले का ऑप्शन हो गया डी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो जल का अधिकतम घनत्व किस में होता है। तो देखो इसको हमें बताना है कि कितने केल्विन पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो इसमें समझना बात को कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है उसको गर्म करते हैं, या कोई भी लिक्विड होता है उसको गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है, आयतन को अभी मोटे मोटे शब्दों में ये समझो कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो आयतन बढ़ जाता है। पर पानी में क्या होता है, जब पानी को गर्म करते, जब पानी को जो 0 से 4 डिग्री तक करते हैं तो उसका आयतन पहले घटता है और बाद में 4 डिग्री के बाद में आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री को बोलते हैं, 0 डिग्री को बोलते हैं 273, और जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री पे। तो 4 डिग्री इसमें जोड़ो, 0 डिग्री अगर इसको बदलना है कैल्विन में तो 0 डिग्री होता है 273 कैल्विन। अगर 4 डिग्री को कैल्विन में बदलना है तो कैसे बदलोगे, 273 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया 277। तो 277 हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इस तरह से जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री पे, तो 277 कैल्विन पे। अभी भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये देखो एक मैप बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है ग्राफ। इसमें देखो कि देखो ये 4 डिग्री है टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर पे जल का जो घनत्व ये ज़्यादा है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, घनत्व कम होता जाता है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है। तो देखो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो कहता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, किसी भी नए राज्य का भारत में विलय हो सकता है। तो इस तरह से दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन सही है, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश भी हो सकता है। और राज्यों के नाम में परिवर्तन ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नए राज्य का निर्माण करना है तो राष्ट्रपति जो है एक ऑर्डिनेंस निकालता है। ऑर्डिनेंस निकालने का मतलब एक नोटिफिकेशन निकालता है। उसके बाद क्या करता है, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होती है और साधारण बहुमत से जब वो विधेयक पास हो जाता है तो नए राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है। मान लो
अगर केंद्र की सरकार चाहती है कि किसी भी राज्य को, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बना था, तो ये कैसे बना था कि उत्तर प्रदेश राज्य को केवल एक लिखा गया था लेटर कि हम जो है उत्तर प्रदेश राज्य को दो भागों में बांटना चाहते हैं और आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। अगर ये रिकमेंडेशन देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो भी केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नोटिफिकेशन निकालती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति के द्वारा जब नोटिफिकेशन निकालती है उसके बाद ये बहस होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, और साधारण बहुमत के द्वारा अगर ये पास हो जाता है तो दो राज्य बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब राज्यों के आपसी विवाद है, ये आर्टिकल 263। ठीक है, तो 263 के द्वारा राज्यों के आपसी विवाद सुलझाए जाते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 3 से नहीं संबंधित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें ये समितियाँ दी गई हैं, जो संविधान सभा में समिति बनी थी और समिति दी गई है, उसको हमें मैचिंग करना है। ठीक है, तो देखो संचालन समिति दी गई है, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति दी गई है। संविधान सभा जो 1946 में जिसने संविधान बनाने के लिए कार्य करना शुरू किया था, तो हमें ये बताना है कि ये जो समितियाँ बनी थी, बहुत सारी समितियाँ बनी थी संविधान बनाने के लिए, तो ये समितियाँ किसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो देखो संचालन समिति, तो संचालन समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति इसका था राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उसके बाद बताओ कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सरदार पटेल। उसके बाद आता है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के थे ये जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो गया तीसरे का पहला। और मूल अधिकार, अब मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार जो थी समिति, उसका कौन था अध्यक्ष? बताइए, डॉक्टर जे बी कृपलानी। ठीक है, तो जो जे बी कृपलानी थे वो मौलिक अधिकार के थे। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो देखिए संचालन समिति, संचालन समिति का कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए का क्या हो गया? 4। तो देखो 4 इसमें 2 में दिया गया है। अब देखो डी, डी मूल अधिकार समिति, समिति मैंने बताया हुआ है आपको, इसका जे बी कृपलानी है। तो 4 का क्या ऑप्शन हो गया? 4 का हो गया 2। तो इसमें देखो 4 का ये डी का दूसरा है, तो ये इस तरह से सी ऑप्शन हो गया। तो कभी कभी जब टाइम नहीं होता है तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि पहला और आखिरी देख लो, सब मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 3 2 1, इसका आंसर हो गया सी। अब इसके बारे में और सुनो क्या क्या है। जैसे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल, तो ये मैंने बताया। संचालन समिति का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघीय संविधान समिति था, इसका कौन था अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति, इसका भी जवाहरलाल नेहरू था। और प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का मतलब ये है कि संविधान का जो प्रारूप होगा तो इसका कौन अध्यक्ष था? तो इसका था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रारूप समिति हो गया। मौलिक अधिकार समिति का कौन था? जे बी कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यकों के लिए भी एक समिति बनी थी। मान लो संविधान में कोई आर्टिकल बनाना है जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है, तो उसके लिए भी तो रिकमेंडेशन देनी होगी कि किस तरह के अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित किया जाए। अगर भारत में जैसे हिंदू मान लीजिए बहुसंख्यक हैं, और दूसरे जो धर्म है वो उसको माइनॉरिटी कहा जाएगा, तो माइनॉरिटी में है, तो अगर इनके हितों को सुरक्षित रखना है तो उनके भी संविधान में कुछ देने होंगे आर्टिकल, अनुच्छेद। तो इस तरह से अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो ये हो गया एच.सी. मुखर्जी। अब बताओ राज्यों के लिए समिति थी, राज्यों के लिए भी मान लो राज्यों को शामिल किया जा रहा है। भारत जैसे बड़े देश में बहुत सारे राज्यों को शामिल किया जा रहा है जहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के जो विविधता है वो तमिलनाडु से मैच नहीं होगी। तमिलनाडु की विविधता अलग होगी, कर्नाटक की विविधता अलग होगी, असम नागालैंड की विविधता अलग होगी। जब इतने विविध प्रदेशों को भारत देश में शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए उनके हितों की भी तो सुरक्षा करनी होगी। तो इसलिए और राज्यों से बात भी करना होगा। मान लो उस समय जो राज्य थे वो कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो उनको भी
मनाकर शामिल करना भारत में, तो इसके लिए थे राज्यों के लिए समिति थी, वो थी जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से देखो जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, तो इस तरह से ये समितियाँ थी। ठीक है, तो आप देखो कुछ और पॉइंट सुनो कि भारत का जो संविधान में जो मतलब भारत देश में जो संविधान बना, उसके बाद जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज किस डेट को अपनाया गया, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। और 22 जुलाई 1947 इसको इसमें राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय जो ध्वज है, जो अपना ध्वज जो एक तिरंगा देख रहे हैं आप लोग, तो ये 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 वाला जो राष्ट्रीय गान वाला ये आ चुका है, तो राष्ट्रीय ध्वज का भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और सुनो। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और संविधान जो निर्माण हुआ वो कितने दिनों में हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इस तरह से ये सब चीज़ें सब याद करनी है। ठीक है, इसमें कितने रुपए का खर्चा आया था? तो 64 लाख रुपए का संविधान जो अपना बन के तैयार हुआ, 64 लाख रुपए उस समय खर्चा आया था। ठीक है, कितने देशों के संविधानों का अवलोकन हुआ था, मतलब कितने देशों के संविधान की स्टडी हुई थी? तो 60 देशों के संविधान की स्टडी हुई थी। ठीक है, 114 दिनों तक विचार हुआ था। उसके बाद एक और पॉइंट सुनो, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। तो इस तरह से ये सब जितने भी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पॉइंट ये याद रखने हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन आया वैसे ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इनका नाम किस खोज से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है आपको ऑप्शन कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है रक्त का परिसंचरण, दूसरा दिया गया है आनुवांशिक के नियम, तीसरा दिया गया है ट्यूबरल बिस्लेसिस, मतलब ये टीबी का ये दिया गया है, और चौथा पेनिसिलिन। तो इसका ऑप्शन देखो क्या सही होगा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो पेनिसिलिन की खोज से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर डी सही होगा। अगर रक्त परिसंचरण का कहा जाए तो कौन होगा इसका ऑप्शन, इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। अगर आनुवंशिकता के नियम कहा जाए तो इसकी खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका ये हो गया। इस तरह से देखो आपको सब चीज़ें याद रखनी है। तो चलो अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जनता करती है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है कि राष्ट्रपति करता है? चौथा ऑप्शन है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा। तो इसमें देखो बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले दिमाग में आप लोग के ये आएगा कि जनता जो है जब लोकसभा के सांसदों को चुनती है और वो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो प्रधानमंत्री कौन होगा तो आप लोग सोचेंगे जनता चुन रही है। जनता नहीं चुनती है, भारत देश का राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल की सूची में शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, ये देखो कैश क्रॉप मतलब जो बिजनेस के लिए किया जाता है, मतलब वाणिज्यिक स्तर पर उसकी खेती होती है। वाणिज्यिक स्तर का मतलब है केवल मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए। जैसे भारत में कुछ फसलें हैं जिनका मतलब ये है कि उनको केवल इसलिए पैदा किया जा रहा है कि क्योंकि भारत देश की इतनी गरीब जनता है, तो गरीब जनता को उनका पेट भर सके किसी तरह। ठीक है, जैसे गेहूं है, चना है, दालें हैं, तो ये सब भारत देश के नागरिकों के पोषण के लिए पैदा हो, मतलब उनको भरपेट खाना मिल सके। तो ये सब जो है बिजनेस के लिए नहीं पैदा हो रही हैं। बिजनेस मतलब ये है कि जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो और जिससे हमें नगद पैसा आए, विदेशी मुद्रा भी आए उससे। तो मतलब उस तरह से जो वाणिज्यिक स्तर पर जिसकी खेती की जाती है उसको कैश क्रॉप कहा जाता है। तो देखो कैश क्रॉप इसमें कौन कौन सी हैं।
तम्बाकू भी है, कपास मतलब कपड़ा, और रबड़। इन तीनों का प्रोडक्शन है, ये वाणिज्यिक स्तर पे किया जाता है और ये कैश क्रॉप है। और जो सोयाबीन है, सोयाबीन तो प्रोटीन का मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो सोयाबीन जो है उसका मीन्स के लिए, मतलब हम लोगों के पोषण के लिए इसका प्रोडक्शन होता है, कि शरीर में पोषण हम लोगों का सही मिले। ठीक है, तो इस तरह से देखो। अब ये इसका तो आंसर हो गया, सोयाबीन नहीं है तो इसका आंसर सी हो गया। अब एक बात समझना, अब ये बताओ कि कैश क्रॉप है, ये सब चीज़ें, ये सब डिसाइड कौन करता है? तो एक कमेटी है जिसका नाम है CACP। CACP कमेटी है, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये किसके अंदर में आता है? ये अंदर में आता है, ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है CACP का, ये समझो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये है कमेटी, और किसके अंतर्गत आती है ये कमेटी? इस आती है किसके अंतर में? तो ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये देखो, ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, ये सुनो कि ये जो CACP कमेटी है ये दे रही है, ठीक है, तो ये कितनी फसलों के लिए देती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होता है कि जैसे मान लो गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, और गेहूं का प्रोडक्शन मान लो बाजार में हो गया 1100 रुपये कुंटल, और उसके बाद में किसानों ने बहुत अच्छे से उसकी फसल पैदा की, और उसके बाद कोई प्राकृतिक त्रासदी आ गई जिसकी वजह से गेहूं का मूल्य बहुत कम हो गया, मान लो हो गया 500 रुपये कुंटल। अब किसान तो बर्बाद हो गए, किसानों ने तो प्रोडक्शन किया था कि बाजार में 1100 रुपये किलो बिक रही है गेहूं का एक कुंटल का मूल्य। अब 500 रुपये किलो मिलेगा तो उनकी लागत भी नहीं निकलेगी, मेहनत भी नहीं निकलेगी। जब मेहनताना नहीं निकलेगा तो किसान क्यों प्रोडक्शन करेंगे या मेहनत क्यों करेंगे? किसान तो वैसे भी अपने देश में बहुत सारे आत्महत्या करते हैं। तो ठीक है, बात को समझे बात को। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार ने ये कहा कि अगर कोई भी बात हो जाए, इससे कम पे ये बाजार में नहीं बिकेगा। अगर ये बाजार में बिक रहा है इससे कम में तो हम खरीदेंगे। बात को समझ गए? कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आई और उसमें गेहूं का मूल्य या चावल का मूल्य हो गया 500 रुपये कुंटल, जो पहले बिकता था 1500 रुपये कुंटल। अब ये इतना नुकसान किसान तो सह नहीं पाएगा, तो कहेंगे, सरकार कहेगी कि ऐसा करो, जब बाजार में इसका रेट कम हो गया तो हमको बेचो 1500 रुपये कुंटल। जो 1500 रुपये कुंटल था, अब ये हमको बेचो। ठीक है, तो जब हमको बेचोगे तो किसानों को क्या मिलेगी? किसानों को एक तरह से इंश्योरेंस मिलेगा कि हम चाहे जितने भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, हमारा इससे कम में नहीं बेचना है। ठीक है, बात को समझे? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यही होता है। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये CACP जो कमीशन है ये डिसाइड करता है। ये सिफारिश करता है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार की एक कमेटी है जिसका नाम है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको CCEA कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो जब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये कहती है कि इसमें इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी फसलों को ये करता है? तो इस समय टोटल 25 जो वस्तुएं हैं इसका ये न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करा जा रहा है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जा रहा है। किसान आंदोलन जो अभी चल रहा था वो इसी की वजह से तो चल रहा था कि बहुत सारी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की जा रही थी, पर बढ़ा नहीं रही है सरकार। तो इस तरह से अब देखो, इसमें टोटल 25 वस्तुएं हैं, तो इसमें 7 अनाज हैं, जिसको 7 अनाज को मतलब इंग्लिश में कहते हैं मिलेट्स। ठीक है, तो इसको मिलेट्स बोला जाता है। अब ये कौन कौन से अनाज हैं? तो जैसे धान है, धान को चावल बोलते हैं, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, इस तरह से रागी है। तो ये सब इस तरह के 7 हैं। ठीक है,
दालें कितनी है? तो दालें 5 हैं। जैसे कौन कौन सी दालें हैं? चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है। तो इस तरह से ये 5 तरह की दालें हो गई। ठीक है। 4 वाणिज्यिक फसल हैं, जो मैंने 4 कैश क्रॉप कहा था ना थोड़ी देर पहले, तो कैश क्रॉप ये 4 हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखो उसमें, एक है गन्ना, एक है कपास। कपास किस में पैदा होता है? काली मिट्टी में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ इसका बहुत प्रोडक्शन होता है कपास का। कच्ची जूट है, और एक है खोपरा। तो ये 4 कैश क्रॉप हैं। तो टोटल कितनी फसल वस्तुओं की एमएसपी डिसाइड हो रही है? 25। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखना। तो इसका आंसर हो गया क्या? सोयाबीन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कि भारत में सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? मतलब सर्विस टैक्स जो होता है, अब तो उसको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो ये बात याद रखना कि अब सेवा कर जीएसटी में शामिल हो गया है, पहले सेवा कर अलग रहता था। तो ये राजा जे चलैया समिति के द्वारा इसकी सिफारिश पर लागू हुआ था। अब रंगराजन समिति, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है गरीबी से। ठीक है। केलकर समिति है, केलकर समिति का संबंध किससे है? तो एक है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मतलब जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाएगा, इससे है। और एक और है केलकर समिति का संबंध ट्रिपल पी से। एक पीपीपी मॉडल आया है ना, जिसमें सरकार, जैसे ये हाईवे देश के बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये क्या है? पीपीपी। पीपीपी का मॉडल है कि किसी भी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप ये एक्सप्रेस वे बनाओ। नोएडा से लखनऊ तक बनने वाला एक्सप्रेस वे ये कंपनी बनाएगी, और उसके एवज में देश का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, और इस कंपनी को दे दिया गया कि 30 सालों तक आप इसमें जितना भी टोल लगेगा आप ये टोल वसूल करोगे। ठीक है, ये सरकार को पैसा नहीं मिलना, इस टोल का पैसा उस कंपनी को मिलेगा। सरकार को क्या फ़ायदा हुआ? सरकार को फ़ायदा ये हुआ कि भारत देश में बुनियादी ढांचा, मतलब एक तरह से कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ठीक है, और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जब एक्सप्रेस वे ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो उसके किनारे फैक्ट्री लगेगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो मान लो कोई स्टेट है बिहार, ठीक है, बात को समझना आप बात को। तो कोई स्टेट बिहार है और वो समुद्र के किनारे नहीं है, और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किन स्टेटों का होता है? जहाँ पे समुद्र किनारे में होता है। तो अब ये बताओ कि अगर समुद्र के किनारे किनारे गुजरात और महाराष्ट्र हैं, ये समुद्र के किनारे नेचुरल है, ये स्थित हैं, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। और अगर बिहार में एक फैक्ट्री लग जाए, जो मारुति सुजुकी की मान लीजिए लग गई, और अगर उसको यहाँ पर कोई साउथ में या किसी दूसरी दूसरी जगह में भेजना है, तो अगर एक्सप्रेस भी अच्छे होंगे तो प्रोडक्शन होगा। ये सब कंपनियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बिहार में और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, और जनता को भी फायदा होगा इससे। ठीक है, बात को समझे? सरकार को क्या फायदा है, जनता को क्या फायदा है, और पब्लिक पार्टनरशिप को, उससे उसको क्या फ़ायदा? उसको बराबर टैक्स मिलेगा। ठीक है, वो एक बार पैसा लगाएगा और उसको 30 सालों तक टैक्स मिलेगा। तो इस तरह से पीपीपी मॉडल ये है। ठीक है, केलकर समिति, इसका संबंध ये है। अब बताओ आबिद हुसैन समिति है, इसका संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध है एमएसएमई। ठीक है, जो माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, ये इसका संबंध है आबिद हुसैन समिति से। तो ये बात को याद रखना, इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? बताइए कि भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अभी मैं इकोनॉमी पर भी जब वीडियो बनाना चालू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि भुगतान संतुलन क्या होता है, जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और व्यापार संतुलन जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या होता है। तो मैं अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए, एक देश का दूसरे देश के साथ जितना भी व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको बोला जाता है भुगतान संतुलन। अभी केवल मोटे मोटे शब्दों में इतना समझना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखो दृश्य व्यापार क्या होता है? किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो दृश्य व्यापार होती है। ठीक है, अदृश्य व्यापार क्या होता है?
अब बताइए, कोई भी सर्विस अगर एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट हो रही है तो क्या वो सर्विस हम लोग को दिखाई देगी? वो सर्विस नहीं दिखाई देगी। मान लो इंडिया में कोई कंपनी बैठी हुई है, कोई भी कंपनी, आप एक एग्जांपल ले लो, मान लो 5G का एग्जांपल जियो है, और 5G में मान लो कोई सॉफ्टवेयर की कोडिंग करनी है, उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग का जो ठेका है वो इंडिया की किसी कंपनी को मिल गया, और वो 5G होना है किसी दूसरे देश में, मान लीजिए नाइजीरिया में होना है, तो नाइजीरिया ने ठेका दिया भारत की कंपनी को, तो उसने कोडिंग बनाई भारत की कंपनी ने, और कोडिंग बना के उसको नाइजीरिया में एक्सपोर्ट कर दिया ईमेल के द्वारा, या आजकल ऑनलाइन सर्विस इतनी हो गई कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा उसको जो है डिस्पैच कर दिया। अब ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जब डिस्पैच हो गई वो सर्विस, उसके बदले में भारत को डॉलर आएगा। समझे बात को, कि मान लो 5G का ठेका तो दिया था $1 लाख में, तो $1 लाख भारत में आया, तो भारत ने $1 लाख का नाइजीरिया के साथ 5G का व्यापार कर लिया। तो बात को समझे कि नहीं? मतलब जो सर्विस हमको दिखाई नहीं देती है, अब वो सर्विस से हमको पैसा आ रहा है डॉलर, तो इसको बोलते हैं दृश्य व्यापार। और ऋण, ऋण मतलब होता है किसी दूसरे देश से पैसा उधार लिया, तो इस तरह से, है ना, तो इस तरह से ये सब तीनों चीज़ें उपरोक्त सभी, ये सही इसका एग्जाम्पल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 90 में 90 का हो गया डी। अब ठीक है, बात को ये समझ गया भुगतान संतुलन क्या होता है? 10वां, तो 10वां ये समझो कि विस्वती वन सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? तो विस्वती वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा अमेजन बेसिन पे। तो अमेजन बेसिन कहाँ पर है? तो ये देखो, ये देखो, ये अमेजन बेसिन है, इसका ये ब्राज़ील देश में स्थित है, और इससे विषुवत रेखा गुजरती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, विस्वती वन। देखो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, तो ये पूरा अमेजन बेसिन है, सबसे ज़्यादा विस्वती वन इसी में पाए जाते हैं। ठीक हो, बात को समझ गए? तो इस तरह से ये 90 क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया अमेजन बेसिन। चलो अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो कोरोनोग्राफ जो है उसका प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रभा मंडल का चित्रण करने के लिए। जो ये सूर्य है, इसमें देखो एक एक होती है मेन लेयर होती है जिसको कोर बोला जाता है। ये देखो सूर्य है, मान लो ये सूर्य है मान लो, तो इसमें एक जो मेन लेयर है इसका ये कोर होती है, और इसका चित्रण करने के लिए इसका कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इसका जो कोर का टेम्परेचर होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ये सूर्य की सतह देख रहे हो, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर होता है करोड़ों डिग्री सेल्सियस में। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। अब बताइए 12वां क्वेश्चन, मोलिस जो परीक्षण है इसका प्रयोग किया जाता है घोल में खट्टेपन को मापने के लिए, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए, घोल में खारापन जानने के लिए, घोल में कुछ तत्वों की पहचान करने के लिए। तो इसका आंसर देखो होगा घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए मोलिस परीक्षण किया जाता है। अब देखना मोलिस परीक्षण क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है उसको जांच करने के लिए ये किया जाता है ना। अब बात को समझना है कि हम लोगों को कोई जनरल स्टडीज कर रहे हैं, हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जाना हर चीज़ में। जो जिसमें डीप में जाना होगा उसमें मैं आपको डीप में ले जाऊंगा, पर जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए मोलिस परीक्षण किया जाता है, और इसमें एक H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और एक HCl होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के बनाया जाता है। और उसमें जब कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रजेंट होता है तो उसमें जब डाला जाता है तो एक पर्पल कलर की लेयर बन जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और जिसमें पर्पल कलर की लेयर नहीं बनती है उससे हम उसमें पता चल जाता है कि पर्पल कलर की रिंग नहीं बन रही, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो बात को समझ गए? चलो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे ये समझो, मोलिस टेस्ट इज ए कलरीमेट्रिक मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन द गिवन एनालाइट। ठीक है, दिस टेस्ट इज नेम्ड आफ्टर द ऑस्ट्रियन, एक नाम तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हंस मोलिस, उसी के नाम पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो ए सोल्यूशन ऑफ नेप्थॉल इन एथेनॉल 95% इज नोन एज मोलिस रिजेंट। और देखो एक चीज़ और है कि मोलिस टेस्ट को क्या कहा जाता है, ये चीज़ जरूर याद रखना कि मोलिस टेस्ट को पर्पल रिंग टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम समझ गए हो। अब देखो, ये देखो
ये चित्र देखो, देखो पर्पल कलर की जिसमें कलरलेस है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव कार्बोहाइड्रेट इज एब्सेंट, मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि पर्पल या वायलेट कलर रिंग इज फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट रिजल्ट, मतलब इन दैट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, ठीक है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये हो गया मोलिस टेस्ट। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कि पशु जैविक औषधि संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में उपस्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक कानपुर है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा मेरठ है और चौथा आगरा है। तो देखो इसका ऑप्शन होगा लखनऊ। तो लखनऊ में ये पशु जैविक औषधि संस्थान उत्तर प्रदेश के शहर में लखनऊ में उपस्थित है। अब देखना बात को ये समझो कि कुछ ये मैंने एग्जाम्पल डाले हुए हैं, ये भी देखो कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। स्टैटिक जीके की भी मैं 2000 क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा कि स्टैटिक जीके जो चीज़ कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वो सब मैं बनाऊंगा, उससे भी आपको बिहार पीसीएस के लिए एक अलग टेस्ट सीरीज आएगी, और उसके बाद उसके साथ में स्पेशल सब्जेक्ट है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपको जीएस में कमांड धीरे धीरे होने लगेगी, ठीक है। तो अब ये देखो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, लखनऊ में। भारतीय कालीन, कालीन के लिए भदोई बहुत फेमस है, इसको याद रखना कि भदोई जो जगह है वो कालीन के लिए बहुत फेमस है, तो इसका मतलब ये हो गया भदोई। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर तो बनारसी में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, यहाँ पे क्या होता है, फुर्सतगंज में ये स्थित है, और यहाँ पे होता है प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, प्लेनों की ट्रेनिंग होती है। तो बात को समझना, ये फुर्सतगंज है अमेठी में, ठीक है। तो अमेठी में स्थित है, और इसकी जो है स्थापना 44 साल पहले की गई थी। तो यहाँ ये हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन ये है कि आपको ये विटामिन दिए गए हैं, और विटामिन के साथ में आपको मैचिंग करनी है इसकी। तो देखो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। अगर विटामिन बी2 कहा जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, रिबोफ्लेविन, ठीक है। अगर विटामिन बी6 कहा जाए तो इसका क्या है, तो ये दिया गया है इसमें पायरिडॉक्सिन, ये है विटामिन बी6 का, ठीक है। अगर विटामिन 12 दिया जाए तो विटामिन 12 का है साइनो कोबालिमिन, ठीक है। तो अगर इसको मिलाओ विटामिन बी1 को इससे मिलाओ तो ये 4, इसका हो गया ना थाइमीन, और विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, तो 4 3 और 5 और 1, 4 3 5 1 इसकी कोडिंग हो गई। तो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि इसके सभी जितने भी विटामिन है उनका रासायनिक नाम क्या है। देखो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, मतलब रात में दिखना बंद हो जाता है या फिर कम दिखने लगता है, तो विटामिन ए की कमी से ये होता है। और विटामिन ए का अगर स्रोत कहा जाए तो क्या होता है, गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे तो विटामिन ए की पूर्ति होती रहेगी। अब चलो अगला देखते हैं, विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमीन, ठीक है। तो थाइमीन जब विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से क्या आंसर रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन में बहुत आता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है, और इसका स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां। चलो बी2, तो बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इससे त्वचा फटती है, आंखों का रोग हो जाता है। अंडा, दूध, हरी सब्जियां इसका स्रोत है। अब विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, तो इससे पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब मांस, दूध, हरी सब्जियां, तो ये सब चीज़ें इससे होती हैं, ठीक है। तो विटामिन बी3। अब विटामिन बी5 है, तो विटामिन बी5 देखो इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है निकोटीनेमाइड, ठीक है। निकोटीनेमाइड विटामिन बी5 का है, और इससे जो है पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, ये भी पेपर में आता है। मांस, आलू, मूंगफली इसके स्रोत हैं।
अब ये देखो विटामिन B6, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन है, और इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो एनीमिया नामक रोग होता है विटामिन B6 की कमी से। तो देखो B7, तो B7 है, B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, जिसकी वजह से बालों का गिरना और चर्म रोग हो जाता है। उसके बाद देखो विटामिन B12, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालमिन, ठीक है। तो इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, और इसमें मांस और दूध वगैरह इसके स्रोत हैं। अब विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ठीक है। और उसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, जितनी भी खट्टी चीज़ें खाओगे वो विटामिन सी का स्रोत है, ठीक है। अब रासायनिक नाम विटामिन डी का सुनना, तो विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफोराल, इसकी कमी से होता है रिकेट्स। तो देखो इस तरह से ये सब दिया गया है। विटामिन बी के का रासायनिक नाम सुनो, ये क्या है, फिलोक्यूनान, ठीक है। इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी की वजह से। अब देखो एक चीज़ और है, ये समझा कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं A, D, E, K। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और ये बात को समझ गए कि विटामिन A, D, E, K जो है ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में। अगर जल में घुलनशील विटामिन कहा जाए तो कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो B और C, ठीक है। तो B और C जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, विटामिन B का कैप्सूल और C का कैप्सूल। अगर ये A, D, E के कैप्सूल हो, ये इसके विटामिन होंगे तो ये जल में नहीं घुलते हैं, ये वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी समझ गए हो। तो विटामिन की, अब विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की देखो खोज सबसे पहले 1881 में 1881 में की थी लूनीन ने, लूनीन ने खोज की थी। और अगर ये कहा जाए कि विटामिन का नाम विटामिन किसने दिया था, तो फुंक ने दिया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन बदल जाएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी, पर उस समय नाम विटामिन नहीं पता था, उस समय ये पता थी कि कोई ऐसे कुछ तत्व होते हैं सूक्ष्म जो शरीर की वृद्धि को सहायक होते हैं, तो उन्होंने नाम उस समय नहीं रखा था विटामिन, तो उस समय खोज की थी लूनीन ने 1881 में। अगर ये कहा जाए कि खोज विटामिन नाम किसने दिया, तो फुंक ने दिया 1912 में, ठीक है। तो इस तरह से ये विटामिन की कहानी है। अभी तो जब वीडियो बनाएंगे तब आपको और डीप में पढ़ाएंगे, आपको पूरी थ्योरी सब ऐसे ही आपको देखनी है, ठीक है। कोई भी कोर्स वोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ऐसे ही पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स वोर्स खरीदने से, कोई फ़ायदा नहीं है पैसे उससे करने से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। तो वाराणसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश रेशमी साड़ियों के लिए, तो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन में आपको जितना डिटेल में बताया है तो उस हिसाब से आपके 100-150 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। और अब अगला वीडियो कल आएगा, कल हो सकता है कि पल्लव वंश का वीडियो आए, क्योंकि इतिहास भी आगे बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी आगे बढ़ेगी, और साथ में लेखपाल का सेट भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अभी एक टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई है डेडिकेटेड हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आएगी, जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट होगा, तो वो भी आएगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, और इसको लाइक करो और शेयर करो, ठीक है दोस्तों।